क्या ज्योतिष से विवाह का योग कब है, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, ये पता किया जा सकता है। आज के समय में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये ग्रह जो है हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं या ज्योतिष से में कैसे इन चीज़ों का सॉल्यूशन है, क्या कुंडली बता सकता है आपका भविष्य? आइए जानते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं दीपक, स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज हम जाने वाले हैं ज्योतिष्य के बारे में। नमस्कार। नमस्ते दीपक जी, आपके सारे व्यूवर्स को नमः शिवाय। महादेव आपके सारे व्यूवर्स का कल्याण करे। आपने मुझे मौका दिया, आपने पॉडकास्ट में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आज हमारे पॉडकास्ट में हैं आचार्य सुभाष शर्मा जी, और ये 20 वर्षों से वैदिक ज्योतिष का प्रैक्टिस कर रहे हैं और लाखों का जीवन को बदले हैं। आज हम जानेंगे ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष क्या है? ज्योतिषम सूर्यादि नवग्रहाणाम बोधक चक्रम, अर्थात दीपक जी, ज्योतिष के माध्यम से नवग्रहों का मानव जीवन में पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभावों का कैलकुलेशन किया जाता है या उसे समझा जा सकता है। यही ज्योतिष है। मुहूर्त क्या है और ये हमारे जीवन में किस तरह से प्रभावित करता है हमारे जीवन को? मुहूर्त जो होता है, मुहूर्त एक समयावधि है, कोई अपेक्षित कार्य को करने की समयावधि है जिसमें हम अयन, ऋतु, ग्रहों की स्थिति, गोचर, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण आदि का ध्यान रखते हुए एक समय निकालते हैं जिस समय पर उस व्यक्ति के या उस जातक के अपेक्षित कार्यों में उसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। यही मुहूर्त है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और अभी सबसे ज़्यादा समस्या है, मैं देखता हूँ, विवाह नहीं होता है। तो क्या ज्योतिष से विवाह का योग कब है, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, ये पता किया जा सकता है? बिल्कुल पता किया जा सकता है। विवाह का विलंब भी एक पार्ट है। विवाह में विलंब भी होता है। विवाह का लव मैरिज होनी है या अरेंज मैरिज होनी है या विवाह के योग कब आ सकते हैं, इसके बारे में बिल्कुल विचार किया जा सकता है। जब कभी जातक की कुंडली में कारक, पुरुष की कुंडली में विवाह का कारक होता है शुक्र और स्त्री की कुंडली में विवाह का कारक होता है गुरु, यदि इनके प्रभाव या महादशा में या अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में या गोचर में पड़ते हैं, इनकी प्लेसमेंट कहाँ है, शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ है, शुक्र या गुरु मूल संज्ञक नक्षत्रों पे तो नहीं है, लग्न मूल संज्ञक नक्षत्रों पर तो नहीं है, लग्नेश मूल संज्ञक नक्षत्रों पर तो नहीं है, सप्तमेश मूल संज्ञक नक्षत्रों पर तो नहीं है, या ये सारे चीज़ें जो मैंने कही इनकी प्लेसमेंट छठे, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं है या सप्तम से अष्टम पे तो नहीं है। ये चीज़ें D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों में ही देखी जा सकती है। आजकल आमतौर पर बहुत देखने को मिल रहा है कि शनिदेव यदि सप्तम भाव पर होंगे तो जातक का वैवाहिक जीवन खराब होगा, ऐसा कहा जा रहा है। मानता हूँ शनिदेव का सप्तम भाव में होना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, पर सप्तम भाव में होने से वो विवाह को विलंब कराएंगे, और यदि विवाह विलंब हो रहा है तो ये अच्छा ही है। अच्छा क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की औसत आयु 70 वर्ष होती है। यदि 20 वर्ष की आयु में उसका विवाह होता है तो 50 वर्ष की आयु अनुमान लगाया जा सकता है कि 50 वर्ष तक उसे विवाह का सुख मिलेगा। तो शनिदेव सप्तम भाव में बैठ कर के ये बताते हैं कि विवाह सुखों में कमी है। विवाह सुख नहीं है नहीं बोलते हैं, विवाह सुखों में कमी है। तो वो कमी यदि 30 वर्ष की आयु में होती है तो 40 वर्ष की अवस्था तक, 40 वर्ष वो विवाह का सुख भोगेगा। तो विवाह का सुख जहाँ 50 भोगना था वहाँ 40 भोग रहा है, तो विवाह के सुखों में कमी आई ना। या ऐसा कोई जातक हो, जैसे किसी आर्मी ऑफिसर की शादी होती है तो वो वर्ष में एक बार आ रहा है, तो भी तो विवाह के सुखों में कमी आई। एक वर्ष में एक महीने के लिए एक बार आता है, फिर वो चले जाता है बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं विवाह के सुखों में कमी कारक तो हुआ। आमतौर पर ऐसे जातकों का सप्तम भाव प्रभावित होता है क्रूर ग्रहों से। अच्छा, लव मैरिज ये कैसे होता है, अरेंज मैरिज ये कैसे होता है? लव मैरिज देखिए, लव मैरिज के लिए पंचम भाव और सप्तम भाव लग्नेश कारक ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये ज्योतिष से कैसे पता चलता है? पंचम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी, लग्नेश की पोजीशन, कारक गुरु या शुक्र की,
इन भावों के साथ युति या इन भावों से संबंध या राशि परिवर्तन, ये स्थितियां लव मैरिज या किसी पूर्व परिचित लड़के या लड़की से विवाह बताता है। आपको पूछना ये भी चाहिए हाँ। कि क्या इससे पहले लव मैरिज की स्थितियां नहीं बनती थी कुंडली में? बताइए। पहले भी बनती थी, परंतु पहले क्या होता था कि व्यक्ति मर्यादित होता था, तो वो उनके परिवार के कोई सदस्य की जानी पहचानी लड़की से या लड़के से उसका विवाह हो जाता था। तो यही स्थितियां पूर्व परिचित लड़के या लड़की से विवाह कराती है, जिसे आजकल लव मैरिज भी कहा जा सकता है। आज के समय में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये ग्रह जो है हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, या ज्योतिष में कैसे इन चीज़ों का सॉल्यूशन है? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। अभी ज्वलन समस्या बन रखी है, डिवोर्स के इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बता दूं, आजकल जो चल रहा है एप्लीकेशंस के माध्यम से लोग अनेक प्रकार के ज्योतिष के एप्लीकेशंस आज हैं, मौजूद हैं। हर कोई अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करता है और उसके हिसाब से डेटा डाल करके अष्टकूट का मिलान करा लेता है। अष्टकूट का मिलान कराया, 18 से अधिक के यदि गुण मिलता है तो वो विवाह कर लेता है। परंतु ये केवल 10% है, 90% कुंडली देखी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की 30 गुण या 25 से अधिक गुण मिल रहे हैं या 18 से अधिक गुण मिल रहे हैं, पर उनकी लग्न पत्रिका में सप्तम भाव पाप प्रभाव में है, पाप कर्तरी में है, या किसी भी प्रकार से उस सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, ऐसे जातक की यदि 25 अष्टकूट का मिलान का अंक 25 भी आता है तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप एप्लीकेशन के बजाय किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, आचार्य से मिलिए, उनसे कुंडली मिलवाइए, अष्टकूट मत मिलवाइए। अष्टकूट का मिलान एक जरूरी है, परंतु अष्टकूट ही सब कुछ है, ये कहना बिल्कुल गलत है। जैसे कई सारे जो दोष जीवन में आते हैं, राहु केतु का राशि परिवर्तन है या शनि का महादशा है, 7.5 है, वो भी क्या हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं और किस तरह से करते हैं? बिल्कुल करेंगे। हर ग्रह अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार जातक के जीवन में प्रभाव तो डालेंगे ही ना। शनि की 7.5 आएगी तो आपको हर्डल्स लगेंगे, आप व्यर्थ में परेशान होंगे, चिंताग्रस्त होंगे, आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो हर ग्रह अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से आपको प्रभाव डालेंगे। राहु और केतु भी उसी प्रकार प्रभाव डालेंगे। भिन्न भिन्न राशियों में और राहु और केतु और शनि की व्यक्ति मात्र की कुंडली में प्लेसमेंट और उस किन भावों के स्वामी हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उसे शुभाशुभ फल किस प्रकार प्राप्त होगा। क्या ज्योतिष से भी पता कर सकते हैं कि हमें नौकरी करना चाहिए या बिजनेस? जातक के जीवन में क्या सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ये पता किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? नौकरी के माध्यम से पता, नौकरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या व्यवसाय करना चाहिए, या उसे कंसल्टेंसी का काम करना चाहिए, या उसे कृषि भूमि का काम करना चाहिए, या कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आसानी से ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है। कुछ योग मैं आपको बताता हूँ। जैसे मंगल और शनि का अगर संबंध बनता है, मंगल शनि का संबंध किसी भी स्थान में बने, दृष्टि संबंध बने, राशि परिवर्तन बने, युति संबंध बने या नक्षत्र परिवर्तन बने, तो ऐसे जातक आमतौर पर साइंस की किसी फील्ड में या इंजीनियरिंग की फील्ड में, आईटी वगैरह की फील्ड में वो अपना करियर बनाएंगे तो उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो साइंस लेकर के पढ़ रहे थे, साइंस मतलब पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर पढ़ रहे थे। उन्होंने 12th तक के पीसीएम किया। सडन उन्होंने क्या किया, कॉलेज फर्स्ट ईयर में आकर के उन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ किया। कॉलेज पास आउट हुए, उसके बाद उन्होंने सीए के लिए एग्ज़ाम दिया और वो सीए बन गए। देखिए उनके जीवन की घटना किस प्रकार घटी कि उनका पोटेंशियल जो था वो साइंस की फील्ड में था। 12th तक के उनको ऐसे ग्रहों की दशा मिली जो उसे साइंस में लेके जाती। एक तो उनका पोटेंशियल भी था, ऊपर से दशा भी उनका सहयोग करने आई, तब उन्होंने साइंस का सिलेक्शन किया। पर 12th के बाद जैसे ही बुद्ध की दशा आई, उन्होंने कॉमर्स कर लिया। कॉमर्स करने के बाद वो सीए भी बने। सीए बनने के बाद वो आज किसी बड़े हॉस्पिटल में चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, जुड़े अल्टीमेटली साइंस से ही।
जी। तो इस प्रकार भी काम होता है। मंगल और शनि की युति आपको डॉक्टर बनाती है, मेडिकल की फील्ड में लेकर जाती है, या मंगल शनि इंजीनियरिंग की फील्ड में लेकर जाती है, या किसी सामान्य वेल्डिंग का काम करने लग जाते हैं आप, या आप साइंस में पढ़ करके नर्सिंग का या कंपाउंडर का जॉब कर रहे हैं, तो फील्ड तो वही रहेगी, लेकिन उस वक्त अगर दशाएं आपके फेवर में आती है तो आपको अवसर की प्राप्ति होगी, जिससे आप उस फील्ड में ऊंचाइयों को छू पाइएगा। अभी गुरु राशि का परिवर्तन हुआ है और ये किस तरह से राशियों में प्रभावित करेगा, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष में एक राशि में रहते हैं और वापस अपना एक चक्र पूरा करते हैं 12 वर्षों में। अभी 14 तारीख को वो वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि पे गए हैं। तो जिन जातकों की कुंडली में वृषभ राशि पर, यानी आप अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली में जहाँ 3 नंबर लिखा हो, यदि वहाँ गुरु बैठे हों, ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में जहाँ 3 नंबर लिखा हो वहाँ गुरु लिखा हो, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी शुभता है। बाकी और अन्य ग्रहों की बात करेंगे तो पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। जी। अच्छा, राजयोग है वो क्या होता है? राजयोग लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, या आप ये कह लीजिए कि त्रिकोण और केंद्र के परस्पर संबंध से बनने वाले योग को राजयोग कहा जाता है। ये मानव जीवन पे कैसे प्रभावित करते हैं ये? राजयोग से ये मत समझिए आप लोग कि राजयोग के जातक हैं तो आपको बैठे बैठे सारे आपके कार्य हो जाएंगे, आपको अपेक्षित सफलता मिल जाएगी, आपको बैठे बैठे धनागमन होने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए कार्य भी करना पड़ता है। कर्म तो हमारे यहाँ पहले है ही, ज्योतिष में पहले कर्म है। अच्छा, कर्म करना जरूरी है। आप यदि कुंडली में भी देखेंगे तो 9वां भाव भाग्य का है और भाग्य के भाव के बाद 10वां भाव को कर्म का कहा गया है, यानी भाग्य से ऊपर कर्म को रखा गया है। 9वां भाव भाग्य का है और 10वां भाव आपके कर्म का है। कैसे योग आता है ऐसा? राजयोग मैंने आपसे जैसे बताया कि त्रिकोण और केंद्र के परस्पर संबंध यदि बनते हैं तो वो राजयोग बनाते हैं। पर राजयोग के लिए ये मत समझिए कि बैठे बैठे आपको सब कुछ मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि राजयोग आपको अवसर बहुत देंगे। आपको हो सकता है किसी कार्य को करने के लिए 10 बार अपॉर्चुनिटीज़ मिले, 10 अवसर मिले, क्योंकि आपका राजयोग है। अब 10 में से आप कम से कम 5 अवसर को तो ग्रैब करोगे, जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। लेकिन जिनके जीवन में राजयोग नहीं होता, ऐसी बहुत कम कुंडली होती है जिनके जीवन में राजयोग ना हो, उनका क्या होगा? उनको अवसरों की प्राप्ति कम होगी। उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि कर्ण और अर्जुन में कर्ण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, कर्ण ज़्यादा सामर्थ्यवान थे, लेकिन वो श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उनको समय पे, जिस समय उनको अपना प्रदर्शन करना था, उस समय उनकी दशाएं उनको फेवर नहीं करी, उनको अवसर की प्राप्ति नहीं हुई। योग्य तो वो भी थे, सामर्थ्यवान तो वो भी थे, लेकिन उन्हें अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इस वजह से वो स्ट्रगल करते रहे। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, उनका भी ऐसे राजयोग हुआ हो या कुछ ऐसे स्ट्रगल टाइम्स जो सेलिब्रिटी है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का मैं देखा हूँ कि सभी सेलिब्रिटीज़ का ली है वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं अवेलेबल है। हाँ, तो कोई ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में बताइए जिनका राजयोग आया हो और वो अपने उच्चतम शिखर पर पहुँचे हों। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि राजयोग आया हो या राजयोग का एक समय है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जिन ग्रहों की वजह से राजयोग बनता है उन ग्रहों की अंतर और प्रत्यंतर दशा आपको अवसर प्रदान हमेशा करते रहेगी। अच्छा, हमेशा मिलते रहते हैं। हाँ, अवसर की प्राप्ति, मैंने आपसे कहा कि अवसर की प्राप्ति ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए गुरु और शनि से आपका राजयोग बन रहा है, तो जब जब आपकी पत्रिका में गुरु और शनि की अंतर और प्रत्यंतर दशा चलेगी तब तब समय आपको अधिक अवसर की प्राप्ति होगी। ये कोई एक समय विशेष में आकर के चला गया, ऐसा नहीं है। कोई सेलिब्रिटी के बारे में भी बताइए जो ऐसे कुंडली से रिलेटेड या ज्योतिष से रिलेटेड हो और वो उनके जीवन में बहुत प्रभावित किया हो। देखिए, आप यदि सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो हमारे भारत में सबसे बड़े सेलिब्रिटी तो अमिताभ बच्चन जी हैं। जी। अमिताभ बच्चन की कुंडली में देखिए कि उनकी कुंडली में नीचभंग राजयोग भी है, विपरीत राजयोग भी है।
अच्छा, राजयोगी- विपरीत योग भी है हाँ और- जी, हाँ, नीच भंग राजयोगी, हाँ जी। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो ऐसे व्यक्तियों को देखो, एक लीक से हट करके जिस समय वो राजेश खन्ना स्टारडम फेस कर रहे थे, स्टारडम को जी रहे थे, उस समय एक ऐसा व्यक्ति आता है जो ग्रे शेड्स के रोल करता है और वो सुपरस्टार बन जाता है। जंजीर फिल्म में उसने एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर प्ले किया। उसके बाद आप देखिए जितनी भी मूवीज़ हैं जिसमें अमिताभ के ग्रे शेड्स हैं, उन सारी मूवीज़ में उनको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। इवन अभी जो कल की मूवी आई उसमें उन्होंने अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले किया। अश्वत्थामा का कैरेक्टर भी ग्रे शेड्स का है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में जो ग्रे शेड्स हैं, जो विपरीत राजयोग है, नीचभंग राजयोग है, अपने अपने हिसाब से हर के क्षेत्र में ये सेट्स आपके बदलते रहते हैं। क्या सच में वो भी कुंडली दिखाते होंगे, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल है। ज्योतिष से परामर्श लेते होंगे? यदि नहीं दिखाते तो उनके ड्राइंग रूम में एक बुल की फ़ोटो है। क्या बताए? उनके ड्राइंग रूम में हाँ। एक बुल है। हाँ हाँ, ये क्या इंडिकेट करता है? ड्राइंग रूम में बुल लगाना मतलब आपका सामर्थ्य को बढ़ाना है, आपके परिश्रम को बढ़ाना है। आप वहाँ बैठते हैं तो आपका परिश्रम, बुल बहुत पावरफुल होता है। बुल की ताकत जो होती है वो अभूतपूर्व होती है, अद्भुत क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। तो बुल की फ़ोटो लगाया उन्होंने। बुल की फ़ोटो क्यों लगाया? आप इंटरनेट पे बड़ा वायरल है, आप देख सकते हैं। वो तो मैं देखा हूँ, वो सॉफ्ट है। क्या बुल एंग्री हो तो क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, बिल्कुल गलत। एंग्री या कुछ ऐसे पोजीशन में हो जैसे किसी से दो बुल आपस में लड़ रहे हों, है ना, या अग्रेसिव मोड में हो, ऐसी फ़ोटोज़ नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, कैसा लगाना चाहिए? थोड़ा हंसता खेलता, थोड़ा मस्ती में यदि कोई है बुल, तो ऐसे बुल की फ़ोटो लगाएंगे। एक टिप्स मेरे व्यूवर्स के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको किस तरह से लगाना चाहिए अपने वॉल में? किस तरह का वॉल लगाना चाहिए, किस तरह का फ़ोटो लगाना चाहिए? एक नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं दीपक जैसे? जी। जैसे जहाँ वो बैठते हैं वो कौन सा डायरेक्शन है, आप ऑफिस के कौन से डायरेक्शन में बैठ रहे हैं। हाँ, एक सामान्य ये बताया जा सकता है कि आप 7 घोड़े की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, आप जहाँ बैठते हैं उसके पीछे की वॉल पे। उससे क्या होगा? सप्त घोड़े आपकी गति को दिखाते हैं। आपके व्यवसाय का गतिमान होना ज़रूरी है। व्यवसाय गति मिले, व्यवसाय कहीं रुके मत, व्यवसाय में कोई हर्डल ना आए। आप लगातार चलेंगे तो अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। यदि रुक जाएंगे तो अपनी डेस्टिनेशन में कैसे पहुंचेंगे? सूर्योदय के टाइम कभी फ़ोटोज़ जो है लगाने से ऐसे प्रोग्रेस होता है, ऐसा कुछ है क्या? उससे अच्छा तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सूर्योदय तो हमारे यहाँ होता ही है, आप सुबह सुबह उठ करके सूर्यदेव को जलार्घ्य दीजिए। अच्छा, वो सबसे अच्छा उपाय है। क्या होगा उससे? सूर्यदेव को जलार्घ्य देने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से आपकी सोशल, अगर आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ती है तो आपको कहीं ना कहीं उसके लाभ तो मिल रहे हैं। आप चाहे व्यवसाय से जुड़े रहें, चाहे आप नौकरी से जुड़े रहें। एक और टिप्स दीजिए। हाँ, जो अभी स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी करना चाहते हैं आगे चल के, तो ऐसा कोई उपाय, जो छोटा सा ऐसा उपाय जो हर किसी को करना चाहिए और उससे लाभ बहुत मिलता हो? तो आप ये किन के लिए पूछ रहे हैं? स्टूडेंट के लिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि स्टूडेंट जब भी पढ़ें उनका फेस ईस्ट की तरफ हो। वो किसी भी कमरे में बैठे लेकिन उनका फेस ईस्ट की तरफ हो, सबसे ज़रूरी चीज़। दूसरी चीज़, जिस कमरे में बैठे हुए वो कमरा व्यवस्थित होना चाहिए। अव्यवस्थित कमरे में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन अशांत होगा। तीसरी चीज़, रामायण में एक चौपाई है, रामायण की चौपाई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इसको लिखिए, इसका उच्चारण करिए 5 बार 6 बार और इसको चिपका दीजिए जहाँ पर आप पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, अगर बता पाएँ तो? कि रामचंद्र जी गुरु के गृह, मतलब जहाँ आश्रम है, वहाँ गए पढ़ने के लिए, और बहुत ही अल्पकाल यानी बहुत ही कम समय में उनको सारी विद्याएं आ गई।
तो जिस प्रकार उनको विद्या आई मुझे भी विद्या प्राप्ति हो। अच्छा, इसके लिए ये मंत्र जाप जी। करें। जी। आचार्य जी, आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, तो अगर कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हमारे कोर्सेस हैं हम्म, और आप नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको बता दिया जाएगा नई बैच कब से प्रारंभ होगी, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, कोई अगर कुंडली दिखाना चाहें या परामर्श लेना चाहें तो भी आप ऐसे संपर्क जी कर सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। पहले व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट हाँ। ले लें, जी। उसके बाद हम उनकी कुंडली का विचार जी। करते हैं। तो अगर आप लोग भी आचार्य जी से कुछ परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये गुरुजी का नंबर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो। इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। धन्यवाद आचार्य जी, इतना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने मुझे अवसर दिया कि आपके व्यूवर से मैं बातचीत कर सकूं। आपका आगे भी बहुत बात बहुत करते धन्यवाद। रहेंगे जी हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब और- बुलाएंगे हम और भी आएंगे। अच्छे- जी बिल्कुल, आपके व्यूवर्स से क्वेश्चंस लेंगे जिस पर हम कुछ टॉपिक्स पर हम और चर्चा करेंगे। जी, तो कमेंट करके बताओ क्या चीज़ जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जल्दी उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाएंगे। धन्यवाद।